नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक। लास्ट क्लासेस में हमने समझ लिया है कि बुद्धि क्या होता है, बुद्धि की जो परिभाषा है वो क्या है, और बुद्धि से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां हैं वो क्या है, बुद्धि के कितने प्रकार हैं। और उसके बाद हमने कवर किया है बुद्धि का जो वर्गीकरण है, यानी बुद्धि लब्धि। ठीक है, उसके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक, बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि के बारे में आईक्यू, जो टर्मन का आईक्यू वर्गीकरण है वो क्या है, उसके अनुसार जो हमने टेबल पढ़ा है कि बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में, तो किस प्रकार की बुद्धि, यानी कि उसमें कौन से बालक आते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं उन पर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में एक प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, बुद्धि से रिलेटेड आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मैंने अब तक आपको बता दिया वहां से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपके 1 से 2 प्रश्न आपके बुद्धि के सिद्धांत से भी पूछे जाएंगे, जो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस थ्योरी यानी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। और बुद्धि के सिद्धांत में हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक कारक सिद्धांत। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कारक सिद्धांत, यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, देखिए बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है ये देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो है आपके स्टर्न साहब। ठीक है, यानी कि स्टर्न ने सन 1911 में इस सिद्धांत को दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बुद्धि में सिर्फ एक ही कारक होते, एक ही फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा था यूनिफैक्टर थ्योरी यानी एक कारक सिद्धांत। और ये जो स्टर्न साहब हैं ये रहने वाले जर्मनी के थे। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि एक फैक्टर यानी कि एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो स्टर्न साहब के द्वारा दिया गया है। स्टर्न साहब किस देश से संबंधित थे, तो जर्मनी से संबंधित थे। और इन्होंने इस थ्योरी को कब दिया था, तो सन 1911 में। यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत दिया है, और ऑप्शन रहेंगे 4, उसमें एक ऑप्शन आपका स्टर्न साहब रहेगा, तो इस पे आपको टिक करना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एक कारक सिद्धांत स्टर्न साहब के द्वारा कब दिया गया था, तो कब दिया गया था, 1911 में। और जो स्टर्न साहब है यानी कि स्टर्न जिन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया था वो किस देश से संबंधित है, तो वो आपके जर्मनी से संबंधित है। तो यहाँ से सीधा सीधा आपके सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सिद्धांत आपके लिए है जो आपका है टू फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि द्विकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विकारक सिद्धांत आपके स्पीयरमैन साहब ने दिए हैं। ठीक है, और स्पीयरमैन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, यानी कि यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे। और इस थ्योरी को इन्होंने कब दिया था, तो सन 1904 ईस्वी में इस थ्योरी को पब्लिश किया था। तो यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि द्विकारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो द्विकारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन थे, वो रहने वाले ब्रिटेन के थे, और इन्होंने इस थ्योरी को कब दिया था, सन 1904 ईस्वी में। तो द्विकारक सिद्धांत से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, थर्ड आपका है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत में बताया गया कि बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एक ग्रुप में होते हैं। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया है, ये आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिए हैं, देखिए जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया गया है वो दिया गया जिस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, उनका नाम है लुईस लियोन थर्स्टन। ठीक है, तो ये किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है, थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि समूह कारक सिद्धांत दिया गया है जो है वो थर्स्टन के द्वारा। कब दिया उन्होंने इस थ्योरी को, तो उन्होंने इस थ्योरी को दिया है 1938 में, यानी कि 1938 में एक थ्योरी दिया गया बुद्धि से रिलेटेड, जिसका नाम था समूह कारक सिद्धांत। और ये थ्योरी दिया गया लुईस एल थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। और जो लुईस एल थर्स्टन है वो यूएसए के निवासी थे, यानी कि वो अमेरिका के रहने वाले थे, लुईस एल थर्स्टन।
यानी लुइस एल थर्स्टन ने इस सिद्धांत को दिया था, जो अमेरिका के रहने वाले थे। और उन्होंने इस सिद्धांत को कब दिया था? 1938 में दिया था। और उस सिद्धांत का नाम है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। यानी कि बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर होते हैं और वो हमेशा ग्रुप में होते हैं। इस पर उन्होंने बात की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। कि जो नेक्स्ट सिद्धांत है आपके लिए है वो है ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यानी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसका नाम होता है त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत। यानी ट्रायआर्किक, ट्राई का मतलब आप जानते हैं त्रि, और आर्किक मीन्स होता है तंत्र। तो त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और इसको देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट। इनका नाम था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। यानी कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा एक थ्योरी दिया गया जिसका नाम है ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत। और ये थ्योरी दिया गया उनके द्वारा 1985 में, यानी कि 1985 में इस थ्योरी को दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। और इसको देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और इन्होंने इस थ्योरी को दिया 1985 में, यानी 1985 में उन्होंने इस बुद्धि के सिद्धांत को पब्लिश किया था, जिसको हम बोलते हैं त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत। इसमें उन्होंने 3 अलग अलग फैक्टर बताए थे बुद्धि से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत है, यानी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे उनके सन और उनके नाम और वो रहने वाले कहाँ के थे इस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस टॉपिक में मुझे डिटेल में जाना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको यूपी टेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। चलिए लास्ट जो है वो आपका है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। और बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको देने वाले थे आपके हॉवर्ड गार्डनर द्वारा इस थ्योरी को दिया गया था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने इस थ्योरी के बहुत सारे टाइप्स बताए थे, 9 टाइप्स बताए थे, जिसमें बुद्धि के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको नाम दिया उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यानी सर्वप्रथम इन्होंने इसके 7 टाइप बताए थे, और बाद में उन्होंने सन 1998 में एक टाइप बताया, और उसके बाद 2000 में एक और टाइप बताया। तो इस तरीके से एटलीस्ट अभी जो आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसके 9 प्रकार है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में हर पेपर में एक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। और इसको कब दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसको 1983 में पब्लिश किया गया है। ठीक, तो हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी कब दिया गया, तो हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी आपके 1983 में दिया गया हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। और इस थ्योरी में उन्होंने 9 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहले जब इन्होंने इस थ्योरी को 1983 में पब्लिश किया था तो उसके 7 टाइप बताए थे, और बाद में उन्होंने एक टाइप 1998 में इसमें ऐड किया, और एक 2000 में, सन 2000 में एक टाइप और ऐड किया। तो आज की डेट में जो आप मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ते हैं उसके 9 प्रकार होते हैं। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम ओरिएंटेशन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि के सिद्धांत से यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो 9 टाइप्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब तक जो भी फैक्टर मैंने बताए हैं वो इसीलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, डिटेल में पूछा नहीं जाता है। डिटेल में पूछा आपसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से जाते हैं, इसीलिए मैं आपको इसे डिटेलिंग करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या होता है और इसको किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि जो आपके सिद्धांत से रिलेटेड, बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड एक प्रश्न तो कम से कम इस थ्योरी से पूछे जाने तय है, चाहे आप किसी भी टेट एग्जाम्स को दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जब आप इसको जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि अलग अलग बच्चे में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है और वो क्यों होती है, और उस बच्चे को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में निश्चित ही बनेंगे। तो देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपके हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको हम बोलते हैं हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा कब दिया गया, सन 1983 में दिया गया है। और जब उन्होंने 1983 में सिद्धांत को दिया था तब इसके कितने टाइप्स थे, 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि उन्होंने सर्वप्रथम इस पर 7 प्रकार के इंटेलिजेंसी पर बात की थी। उसके बाद उन्होंने एक और टाइप पब्लिश किया था, ऐड किया था इस थ्योरी में, उसका नाम था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी प्रकृति से रिलेटेड जो बुद्धि होती है वो उन्होंने सन 1998 में इसमें ऐड किया था। तो यहाँ से सीधा सीधा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में 1998 में किस बुद्धि को समाहित किया गया था या ऐड किया गया था, तो आप बताएंगे, उसको ध्यान रखेंगे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्रकृतिवादी बुद्धि को सन 1998 में ऐड किया गया था। उसके बाद एक और टाइप उन्होंने इसमें ऐड किया जिसका नाम है एक्सटेंशनियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक, तो अस्तित्ववादी बुद्धि को उन्होंने कब ऐड किया था, तो इसको भी उन्होंने ऐड किया था सन 2000 में। तो इसीलिए आज की डेट में जो आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसके कितने टाइप्स हो गए, 9 टाइप्स हो गए। लेकिन जब इन्होंने सर्वप्रथम 1983 में इसको पब्लिश किया था तब इसके 7 प्रकार थे। ठीक, और 1998 में एक प्रकृतिवादी बुद्धि इसमें ऐड किया गया और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को इसमें ऐड किया गया। तो इसी प्रकार से आज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं और जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एक आना तय है, निश्चित है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पर उन्होंने बात की है। तो देखिए 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पर उन्होंने बात की है हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइप बताया वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्टूडेंट्स ये नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से बहुबुद्धि के सिद्धांत नहीं है, और उन 4 ऑप्शनों में 3 ऑप्शन तो उसमें से एक, इन 9 में से 3 होंगे और एक ऑप्शन अदर से होंगे। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। या फिर आपसे एक आसान प्रश्न भी ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बहुबुद्धि के सिद्धांत है और 4 ऑप्शनों में 3 ऑप्शन गलत होंगे जो इस 9 में से नहीं होंगे और एक ऑप्शन इन्हीं 9 में से कोई एक उठाकर रख देंगे। इसीलिए इस थ्योरी में आपको सबसे पहले तो इनके नाम याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो तय है, निश्चित है, आने ही आने हैं। तो देखिए जो फर्स्ट उन्होंने नाम दिया उसका नाम दिया उन्होंने वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि कुछ व्यक्तियों में शब्दों से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड बुद्धि बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इसलिए बहुत अच्छा होता है। जैसे सुविकसित शाब्दिक कौशल और ध्वनियाँ आदि शब्दों के अर्थ और उनके सुर ताल के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे स्टूडेंट, जैसे आपके संपादक होते हैं, यानी कि जो एडिटर होते हैं या फिर पत्रकार होते हैं, आप देखते हैं कि पत्रकार किस तरीके से लैंग्वेज के साथ खेलते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और चीज़ें सब आपको समझ आ जाते हैं। या फिर जो भाषाविद है, यानी कि जो लैंग्वेज के बारे में डिटेलिंग करते हैं, या फिर जो कवि होते हैं वो शब्दों के साथ खेलते हैं, जो वकील होते हैं वो शब्दों के साथ खेलते हैं, जो इतिहासकार होते हैं यानी कि किसी की कहानी को भी अपने तरीके से उसे लिखते हैं। तो ये वही लोग कर पाते हैं जिनका भाषाई शाब्दिक बुद्धि बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब भाषण बहुत अच्छे से दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, यानी कि मोदी जी की जो भाषाई शाब्दिक बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप उनको स्पीच तैयार करके दीजिए, वो बिना देखकर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसी वजह से आज की डेट में उन्हें लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो क्यों उनको इतना सुनते हैं? क्योंकि उनका माइंड जो है वो संगीत की तरफ नहीं है, उनका माइंड जो है किसी और स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है, उनका जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से वो शब्दों को अरेंज कर लेते हैं और अपनी जो कथन है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये हर व्यक्तियों में इस प्रकार की
बुद्धि नहीं होती है, कुछ व्यक्तियों में होते हैं, और जिन व्यक्तियों में शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है वो संपादक बनते हैं, आगे चलकर पत्रकार बनते हैं, भाषाविद बनते हैं, यानी कि जो भाषण देने वाले बनते हैं, या फिर कवि होते हैं, या फिर वकील होते हैं, या फिर वो आगे चलकर इतिहासकार होते हैं। तो ये एक टाइप उन्होंने बताया। दूसरा टाइप उन्होंने बताया लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक, दूसरा जो बहुबुद्धि के सिद्धांत का एक पार्ट होता है वो होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। यानी कि गणित और तार्किक बुद्धि इसमें होते हैं, जैसे अवधारणात्मक और अमूर्त रूप से सोचने की योग्यता तथा तार्किक और संख्यात्मक पैटर्न को समझने की योग्यता। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, या जो मैथमेटिक्स में पैटर्न में बने हुए प्रश्न होते हैं उनको बहुत जल्दी से सॉल्व भी कर देते हैं और उस पर तर्क भी लगा देते हैं। ठीक, तो ये जो बच्चे इस तरीके की गतिविधियों को बहुत जल्दी करते हैं, इसका मतलब समझिए कि उन बच्चों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए वो ऐसे कार्य को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और ऐसे बच्चे आगे चलकर वो क्या बनते हैं, वो बैंकर्स बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनते हैं, सांख्यिकी विद, यानी कि जो आपके सांख्यिकी से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट्स होते हैं जिसमें मीन, माध्य, माध्यिकाएं, विचलन, ये सब जो सॉल्व करते हैं, तो ये वही लोग कर पाते हैं जिनका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हाई होता है। जिनका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हाई नहीं होता है वो ना तो बैंकर्स बनते हैं, ना ही अकाउंटेंट बनते हैं, ना ही इंजीनियर बनते हैं, ना ही वैज्ञानिक। यानी कि जिनको मैथ से डर लगता है, सीधी सीधी बात है, इसका मतलब उनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की कमी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपका जनरल फैक्टर है, या फिर आपने उसमें समय कम दिया, इस वजह से वो आपका कमज़ोर पक्ष है। बट ये भी एक तरीके की बुद्धि के पार्ट होते हैं। जो लोग जल्दी समझते हैं उनका ये वाला इंटेलिजेंसी पावर अधिक होता है, इसलिए वो इस चीज़ को जल्दी समझ पाते हैं। और जो इस चीज़ को जल्दी समझते हैं वो आगे चलकर इस तरीके से बैंकर्स, अकाउंटेंट, या फिर इंजीनियर, या फिर साइंटिस्ट बनते हैं। आई होप आप क्वेश्चंस के पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड उन्होंने क्या बताया। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थानिक दृश्य बुद्धि। यानी कुछ लोगों के अंदर स्थानिक दृश्य बुद्धि बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, चित्र और तस्वीरों से सोचने की योग्यता, सटीक और अमूर्त रूप से देखने की क्षमता। ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको आप रूम दिखा देंगे, जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं, रूम दिखा देंगे और वो अपने माइंड में सोच लेंगे और ये एडजस्टमेंट, ये डिज़ाइन ध्यान रख लेंगे कि इस कमरे के लिए बेस्ट डिज़ाइन कौन सा हो सकता है। तो इनके अंदर जो है स्थानिक दृश्य बुद्धि, यानी कि वो चीज़ों को देखने के बाद उस माहौल के अकॉर्डिंग कौन सा पोजीशन किस दीवार पर अच्छा हो सकता है, इसको डेकोरेट हम किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, इस तरीके की बुद्धि भी कुछ लोगों में होती है। और जिन लोगों में इस तरीके की बुद्धि होती है, इसका मतलब उनका स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार, यानी कि उनकी स्थानिक दृश्य बुद्धि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और ऐसे लोग आगे चलकर वास्तुकार बनते हैं, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे देश की सबसे बड़ी मूर्ति, यानी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया गया है। ठीक है, यानी कि यूनिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी हाइट 182 मीटर है। आपको पता है इसका वास्तुकार रामवीर सुतार है। ठीक है, तो रामवीर सुतार को ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनाइए, और उन्होंने अपने माइंड में सबसे पहले इसको सोचा होगा कि इसको किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाए ताकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति बन पाए। तो इसीलिए जब उनसे ये इस पर डिस्कशन की गई होगी तो जो रामवीर सुतार जिन्होंने इसको बनाया होगा उनकी जो है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस ही बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को बड़े आसानी से पहले अपने माइंड में पिक्चराइज किया, बनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने उसका नक्शा तैयार किया होगा और लास्ट में उन्होंने उसको अंतिम रूप दिया होगा। तो ऐसे लोगों को हम वास्तुकार, यानी कि जिन बच्चों में या जिन व्यक्तियों में स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस पावर हाई होती है वो आगे चलकर वास्तुकार बनते हैं, वो कलाकार बनते हैं, वो मानचित्रकार बनते हैं, वो ग्राफिक इंजीनियर बनते हैं, वो फोटोग्राफर बनते हैं। देखिए जो फोटोग्राफर होते हैं उनको पता है किस पोजीशन से हमें फोटो खींचने से वो बहुत अच्छा लुकिंग आ सकता है। तो ऐसे लोग पहले से अपने माइंड में पिक्चराइजेशन करते हैं, इसका मतलब उनके अंदर स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस हाई होता है, इस वजह से वो इस फील्ड में आगे चलते हैं।
ठीक है। हर किसी व्यक्ति में इस तरीके की, फोटोग्राफर में जो अच्छा फोटोग्राफर होगा उसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है, और जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा उसका वो अच्छा फोटोग्राफर होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये अलग अलग इंटेलिजेंसी के पार्ट्स होते हैं, और अगर किसी बच्चे में इस प्रकार की गतिविधि आपको देखने को मिलते हैं तो उस बच्चे को और आगे उस फील्ड में बढ़ाने का कार्य आपका होना चाहिए, ऐसा हॉवर्ड गार्डनर मानते हैं। यदि आप ऐसा कर पाते हैं इसका मतलब आप जो है एक अच्छे आदर्श टीचर बन सकते हैं, क्योंकि आप जो है साइकोलॉजी को पढ़ कर आए हैं, इंटेलिजेंसी को पढ़ कर आए हैं, इसलिए आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट पर बात करें, उनके फोर्थ पॉइंट है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं शारीरिक बुद्धि। यानी कि शारीरिक बुद्धि से रिलेटेड स्टूडेंट्स होता है कि अपने शरीर की गति को नियंत्रित करने की योग्यता और वस्तुओं को सावधानी से इस्तेमाल करने की क्षमता। यानी कि जो अपने शरीर पर कंट्रोल कर सकता है और अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकता है, अपने बॉडी को मूव कर सकता है, उन बच्चों में जो है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए वो जो है उनका शारीरिक बुद्धि बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वह आगे चलकर जो बच्चे होते हैं वो एथलीट बनते हैं, नर्स बनते हैं, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक बनते हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन जो आपके पीटीआई होते हैं स्कूल में वो बनते हैं, नृत्यक बनते हैं, डांसर बनते हैं, चिकित्सक बनते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स सीधी सीधी बात है, जो डांसर होता है उसको पता है कि मुझे बॉडी के कौन से पार्ट्स को कब किस समय मूव करना है बीट्स के साथ, ठीक है। एथलीट्स को पता है कि कब मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना है, किस पोर्शन में मुझे स्पीड घटाना है, ये सब पता होता है। नर्स को पता होता है कि किस पोजीशंस पे हमें जो है इंजेक्ट करना है, ठीक है। और जो फिजिकल एजुकेशंस के टीचर होते हैं उनको पता होता है कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है और इससे किस तरीके से लाभ मिल सकते हैं। तो शारीरिक रूप से जिनके पास शारीरिक बुद्धि होता है वो इन सब चीज़ों को करने में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे डांसर को पता है किस बीट पर किस तरीके के एक्सप्रेशन या किस तरीके के मूवमेंट करने होते हैं। यदि कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होगा और उसको आप डांस करने के लिए उतार देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे तरीके से डांस कर पाएगा। तो इसी तरीके के इंटेलिजेंसी के पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। जिस बच्चों में बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है वो इस तरीके की गतिविधियों में आगे बढ़ते हैं। आई होप आप क्वेश्चंस के पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे, बहुबुद्धि के सिद्धांत के पॉइंट्स को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में आपसे क्या बताया गया है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं संगीतात्मक बुद्धि। यानी संगीत से रिलेटेड जिनके अंदर बुद्धि होती है, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड जिनके पास इंटेलिजेंसी होती है, जिनको सुर ताल पिच, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पिच होगा ये, ठीक है, सुर ताल पिच और टिम्बर को बनाने और उसे सराहने की योग्यता। देखिए हर किसी व्यक्ति को म्यूजिक में किस तरीके के सुरताल होते हैं, किस तरीके के पिच होते हैं, किस तरीके के टिम्बर होते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। हम जनरली बेसिक्स इंसान हैं, हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं बट हमें म्यूज़िक के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो म्यूज़िक को बहुत बारीकी से सुनते हैं, समझते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की चीज़ों को सुनता है, समझता है, तो इसका मतलब उसके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, और उसकी जो म्यूजिकल इंटेलिजेंसी हाई है इस वजह से उसे इस फील्ड में जैसे आगे बढ़ने, वो जो है वो बच्चा आगे चलकर जो इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जो म्यूजिकल इंटेलिजेंसी जिन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि संगीतात्मक बुद्धि जिन बच्चों में हाई होता है, वो सुर ताल को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, साउंड के पिच को बहुत जल्दी कैच करते हैं, उनके टिम्बर को पिच करते हैं, यानी कि उसे कैच करते हैं, और उसके आधार पर वो समझ जाते हैं कि कहाँ पर मुझे बीट्स वॉल्यूम को बढ़ाना है, कहाँ पर कम करना है, कहाँ पर सुर को लो बोलना है, कहाँ पर ज़्यादा बोलना है। ये जिस बच्चे के अंदर होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, वो इस चीज़ को बारीकी से समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, इस समय जो एक सिंगर है आपको पता होगा, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जुबिन नौटियाल जो है, इसके पिता कोई सिंगर नहीं थे, इनकी माता कोई सिंगर नहीं है, लेकिन वो एक नॉर्मल बच्चा है और वो आगे चलकर, क्योंकि उसे संगीत से रिलेटेड उसके अंदर नेचर ने, यानी कि अगर आप कहते हैं भगवान है तो भगवान ने शायद उसको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसे इंटेलिजेंस दी हुई है, इस वजह से वो इस फील्ड में सुर ताल को बहुत पहले से जानता है, समझता है। जैसे वो पहले ही कोई सॉन्ग सुनता है या गाने को सुनता है तो वो बहुत जल्दी उसके सुर ताल को समझ जाता है और फिर वो खुद से बोलने लगता है। इसका मतलब उस बच्चे में म्यूजिकल इंटेलिजेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस वजह से वो बच्चा आगे चलकर, जुबिन नौटियाल आपको पता है वॉइस ऑफ इंडिया से रिजेक्ट होने के बाद भी वो बच्चा आगे चलकर, आज की डेट में आपको पता है जुबिन नौटियाल कौन है और आप उसके बहुत सारे सॉन्ग सुनते होंगे। तो उस बच्चे में म्यूजिकल इंटेलिजेंसी हाई होने के बावजूद
हाई होने की वजह से वो हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद भी वो इस फील्ड में अपना एक पोजीशन स्थापित किया है, तो ये उस बच्चे के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंसी हाई होने की वजह से हो पाया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बता दूं, जैसे कि आपके नेहा कक्कड़ होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पसंद है नेहा कक्कड़ के जो आवाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को। इंडियन आइडल में रिजेक्ट होने के बाद इंडियन आइडल का जज बनना, इसका मतलब नेहा कक्कड़ में काबिलियत है और उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंसी हाई होने की वजह से वो एक शो से रिजेक्ट हुए बच्चे, यानी कि एक शो को टॉप नहीं कर पाए और वही जाकर उस शो के जज बनते हैं। तो इसका मतलब उनका सुर ताल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो कुदरत ने उनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी दी है म्यूजिक के क्षेत्र में, इसलिए आज वो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। तो कुछ बच्चों में, कुछ लोगों में ऐसे होते हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चे में इस तरीके की गतिविधियां हैं तो आप उनको पहचानें, उनको उस फील्ड में आगे बढ़ाइए। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि नेहा कक्कड़ को अगर मैं इंजीनियर बनाता तो शायद वो सही तरीके से नहीं बन पाते, ठीक, या सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। बट ऐसे बच्चे अगर आपकी कक्षा में होते हैं नेहा कक्कड़ जैसे, और आपको पता है इस बच्चे के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंसी हाई है, तो उसके म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, ना कि उसे इंजीनियर या डांसर बनाइए। तो ये ज़रूरी है कि आपको बच्चे को जानना और उनको समझना, उनकी इंटेलिजेंसी के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाना आना चाहिए। और जिन बच्चों में म्यूजिकल इंटेलिजेंसी अधिक होता है वो आगे चलकर संगीत निर्माता बनते हैं, गायक बनते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स्थ टाइप। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका सिक्स टाइप है आपके लिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि क्या होता है? मनोस्थिति, प्रेरणा और दूसरों की इच्छाओं को पहचानने और उनको उचित जवाब देने की योग्यता, यानी कि जो दूसरों की मानसिक स्थिति को देखकर पहचान ले, उनके अंदर किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, इस चीज को वो जान जाए और उसके हिसाब से उनको सही जवाब दे दे। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से वो दूसरों की भावनाओं को बिना बताए ही समझ जाते हैं। ऐसे जो होते हैं वो प्रशिक्षक और गुरु होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा कि आपके जो माता पिता है, जब आप डिस्टर्ब रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो वो आपके फेस को देखकर पता लगा लेते हैं कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे गुरु भी जान जाते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी जान जाते हैं। और यदि आप एक अच्छे अध्यापक है, आपने ईमानदारी पूर्वक बीएड बीटीसी की है, या आप साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत जल्दी कैचअप कर पाएंगे। और ऐसे लोग क्या होते हैं, आगे चलकर परामर्शदाता बनते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो होते हैं मनोविज्ञानी होते हैं, विक्रीकर्मी होते हैं, चिकित्सक होते हैं। देखिए, चिकित्सक जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो आपको देखकर पता लगा लेते हैं। जैसे साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक, वो आपकी बातों से, आपके हाव भाव से पता लगा लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जो बिक्रीकर्मी है, यानी कि ज़्यादातर जो शॉपकीपर जो बहुत ज़्यादा अपने फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाता है, वो ग्राहक के फेस को देखकर, उनके एक्सप्रेशंस को देखकर, उनकी बातों को देखकर समझ जाते हैं, मतलब उनके एक्सप्रेशन बिहेवियर से समझ जाते हैं कि इस ग्राहक को किस तरीके के क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो देखकर पता लगा लेते हैं। जो टीचर अच्छे होते हैं, आइडियल टीचर होते हैं, जैसे आप एक आइडियल टीचर हैं, यदि आप आइडियल टीचर हैं तो आप अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स को देखकर ही समझ जाएंगे कि इस बच्चे को कहाँ पर किस क्वेश्चन में दिक्कत है, कौन से क्वेश्चन इसे समझ नहीं आए हैं। और जो परामर्शदाता होते हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए उसको सही तरीके से गाइड करते हैं। तो जिन व्यक्तियों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी होते हैं, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होते हैं, वो आगे चलकर ये सब बनते हैं, यानी प्रशिक्षक, गुरु बनते हैं। आई होप आप टॉपिक को समझ पाए होंगे। चलिए सेवेंथ टाइप हम पढ़ते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। वो था स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल, और ये है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं इसको देवनागरी लिपि में ही इंट्रापर्सनल बुद्धि। तो इंट्रापर्सनल बुद्धि क्या होता है? देखिए, आत्मबोध होने की योग्यता, यानी कि अपनी आत्माओं को बोध करने की योग्यता, आंतरिक भावनाओं, मूल्यों, विश्वासों और विचार प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्य बिठाने की योग्यता। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप अपनी आत्मा को समझ सकते हैं, आप अपनी आत्माओं को समझने की योग्यता रखते हैं, आप अपने आंतरिक भावनाओं को समझते हैं, मूल्यों को समझते हैं, विश्वासों को और विचार प्रक्रियाओं के साथ जब आप सामंजस्य बिठाते हैं, तो इसका मतलब आपके पास इंट्रापर्सनल बुद्धि बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए आप अपनी आत्मा को समझकर उसे
एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो आगे चलकर संत बनते हैं। और संत कैसे वाले, जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के नीचे हुई थी और वो एक सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र थे, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने आप को एक जगह केंद्रित कर लिया और वो दोबारा कभी मुड़कर नहीं गए अपने राजपाट में। तो स्टूडेंट्स ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और जिन लोगों के पास इंट्रापर्सनल बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी हाई होता है वो अपनी आत्मा को कंट्रोल कर लेते हैं, और वो व्यक्ति आगे चलकर महात्मा बुद्ध यानी संत बनते हैं, महात्मा बुद्ध जैसे, या फिर स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति बनते हैं। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी कि वो किस प्रकार के संत थे, ठीक है। तो इस तरीके की गतिविधियां, यानी कि इसका मतलब स्वामी विवेकानंद के पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा हाई थी, इस वजह से वो अपनी आत्मा को समझते थे, अपनी आत्मा को कंट्रोल करते थे और किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। ऐसे ही थे आपके महात्मा बुद्ध जी, इसीलिए ऐसे लोग आगे चलकर संत बनते हैं, ठीक। तो ये भी आपको पहचानना होगा, हॉवर्ड गार्डनर ने इस पर भी बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं इंटेलिजेंसी पर, जो है आपका 8th टाइप। देखिए 8th टाइप जो है आपका वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि। इसको हॉवर्ड गार्डनर ने सन 1998 में अपनी इस थ्योरी में ऐड किया था, क्योंकि जब उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को डेवलप किया था 1983 में, तो इन्होंने इसके 7 प्रकार बताए थे, ठीक है। और 7 टाइप आप पढ़ चुके हैं, और ये जो 8वां टाइप है वो उन्होंने ऐड किया था 1998 में। यहाँ से भी आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। तो पौधे, जानवरों और प्रकृति के अन्य वस्तुओं को पहचानने और उन्हें वर्गीकृत करने की योग्यता, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पौधों को देखकर पता लगा लेते हैं, जानवरों को देखकर समझ जाते हैं, प्रकृति के अन्य वस्तुओं को पहचान लेते हैं और उनको वर्गीकृत कर देते हैं, ठीक है। तो जिनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है, जिनको पौधों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, जानवरों से या नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम है, इसका मतलब कुदरत ने उनके अंदर प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस की मात्रा को बढ़ा कर दिए हैं, इसलिए वो प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो आगे चलकर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से रिलेटेड आगे पढ़ाई करते हैं, या फिर संरक्षणवादी यानी कि वो किस तरीके से नेचर को संरक्षण करना है ये बनते हैं, या फिर वो माली होते हैं, ठीक है, या फिर वो किसान होते हैं, क्योंकि किसान भी प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति से बहुत कुछ लेना चाहते हैं, प्रकृति को सेव रखना चाहते हैं। माली भी ऐसे ही होते हैं। संरक्षणवादी जैसे फॉर एग्जाम्पल विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहते हैं। तो ग्रीन मैन कहने के पीछे रीज़न स्टूडेंट्स ये है सिर्फ कि उन्होंने 25 हफ्ते में 2,75,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। तो वो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, यानी कि वो एक संरक्षणवादी हैं, और वो संरक्षणवादी इसलिए है कि शायद उनको प्रकृति ने प्रकृतिवादी बुद्धि बहुत ज़्यादा दी है, उनको पता है नेचर का क्या मायने है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए उस चीज़ को सेव करना चाहते हैं, और ऐसा करने से उनको खुशी प्राप्त होती है। तो ऐसे बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं, संरक्षणवादी या जीव विज्ञानी या फिर माली या फिर एक अच्छे किसान बनते हैं, ठीक है। तो ये जिनके अंदर होती है उनको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, और इसको कब ऐड किया था इन्होंने, सन 1998 में हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी इस थ्योरी में से ऐड किया था। तो ये आपका 8th टाइप था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट जो इंटेलिजेंसी पर, और वो है 9th इंटेलिजेंसी, यानी कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में बोलते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। और अस्तित्ववादी बुद्धि क्या होता है, तो मानव अस्तित्व से जुड़े कुछ गंभीर सवालों के प्रति संवेदनशीलता और उन्हें सुलझाने की क्षमता, यानी कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मानव के अस्तित्व से रिलेटेड कुछ गंभीर सवाल जो होते हैं उनके प्रति संवेदनशीलता और उनको सुलझाने की क्षमता होती है जिन व्यक्तियों में, यानी कि वो मानव के अस्तित्व के बारे में समझते हैं, उनको किस तरीके से स्थिर किया जाए और ज़्यादा समय तक मानव को इस प्रकृति पर अस्तित्व किया जाए, उन्हें स्थापित किया जाए। तो इस प्रकार की बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है, और इस बुद्धि को हॉवर्ड गार्डनर ने सन 2000 में अपनी इस थ्योरी में ऐड किया था। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि अस्तित्ववादी बुद्धि को हॉवर्ड गार्डनर ने कब ऐड किया था, तो आप बताएंगे सन 2000 में, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जिनके अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी हाई होता है वो
मानव के अस्तित्व से जुड़े जो गंभीर सवाल होते हैं उनके प्रति भी संवेदनशील तरीके से उनको सुलझाने की क्षमता रखते हैं। जैसे जीवन का अर्थ क्या है, यदि आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं जीवन का अर्थ क्या है, तो ये वही व्यक्ति आपको समझा सकते हैं जो अस्तित्ववादी बुद्धि के साथ इस दुनिया में आए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि जैसे महात्मा बुद्ध, यदि आप महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, तो वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर आप स्वामी विवेकानंद से पूछते तो वो भी आपको बता सकते थे, बट वो आपके पास अभी नहीं है। तो इसका मतलब उनकी तरह जो भी संत हैं, जो वास्तविक रूप से संत हैं, उनसे आप यदि पूछेंगे तो आप इस तरीके की चीज़ों को वो बड़े ही आसानी से आसान शब्दों में आपको समझा सकते हैं। और यदि वो ऐसे समझाने में सक्षम होते हैं तो इसका मतलब उनको नेचर ने एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई दी है। हम क्यों मरते हैं और हम यहाँ कैसे आए हैं, ये सारे सवालों के जवाब आप श्री कृष्ण जी से ले सकते हैं। यदि आप गीता को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे श्री कृष्ण जी ने इस बारे में डिटेल में बात की है और आपने इसीलिए उनको भगवान बनाया हुआ है। बट वो उनके पास अस्तित्ववादी बुद्धि बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में थी, इस वजह से वो इन सवालों को, इन कठिन सवालों को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा सकते थे। और इस थ्योरी को जो है हॉवर्ड गार्डनर ने सन 2000 में से अपनी थ्योरी में ऐड किया है। ठीक है। और ऐसे लोग जिनके पास अस्तित्ववादी बुद्धि होते हैं, स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में भी श्री कृष्ण जैसे लोग हमारे इस पृथ्वी पर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा होते हैं और वो आगे चलकर क्या बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, संत बनते हैं, शोधकर्ता बनते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के अंदर इस तरीके की काबिलियत होती है। आई होप आपको मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा 1983 में दिया गया उसके 7 प्रकार के बारे में बताया। 1998 में कौन सी थ्योरी, कौन से इंटेलिजेंस को उन्होंने इस थ्योरी में ऐड किया वो भी मैंने आपको बताया। सन 2000 में उन्होंने कौन से इंटेलिजेंसी को ऐड किया वो भी मैंने आपको बताया। ये सारे डिटेल पॉइंट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा जाना निश्चित है। अब आप इन 9 टाइप्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे ही जाएंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।